दोस्तों, यूरोप के 27 देशों का काउंटर अटैक अमेरिका के ऊपर शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा डिजिटल टैक्स या यूं कहें कि डिजिटल बैन अमेरिका के ऊपर लगाने की तैयारी यूरोपीय यूनियन कर रहा है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के ऊपर हमने हाल ही में वीडियो बनाई थी और अब इस पर फिलीपींस के एनालिस्ट ने बड़े दावे किए हैं। फिलीपींस पहले भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है और अब भारत की इस मिसाइल में काफी इंटरेस्ट वहां के एक्सपर्ट्स की तरफ से दिखाया जा रहा है। हालांकि इसे चीन को काउंटर करने के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल इन दोनों खबरों पर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। आज दुनिया की राजनीति एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। जो देश बाहर से दोस्त दिखते हैं, अंदर ही अंदर अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। खासकर अमेरिका, यूरोप और भारत के बीच जो चल रहा है वह सिर्फ बैठकों और समझौते तक सीमित नहीं है। असली लड़ाई अब कैमरों से दूर सिस्टम और फैसलों के स्तर पर लड़ी जा रही है। यूरोप को अब यह महसूस होने लगा है कि वह जिस तकनीक पर रोजाना निर्भर है वह उसके अपने हाथ में नहीं है। यूरोप के ज्यादातर डिजिटल सिस्टम, चाहे क्लाउड हो, सॉफ्टवेयर हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिकी कंपनियों के कंट्रोल में है। इसका मतलब यह है कि यूरोप का डेटा यूरोप में होकर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आज यूरोप का करीब 70 से 80% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकी कंपनियों के भरोसे चलता है, चाहे क्लाउड सर्विस हो, ईमेल सिस्टम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। ज्यादातर सब कुछ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा जैसी अमेरिकी कंपनियों के हाथ में है। यहीं से यूरोप की चिंता शुरू होती है। समस्या सिर्फ व्यापार की नहीं है बल्कि सुरक्षा और कंट्रोल की है। अमेरिका का एक कानून है जिसे क्लाउड एक्ट कहा जाता है। इस कानून के तहत अमेरिकी सरकार दुनिया में कहीं भी मौजूद डेटा तक पहुंच मांग सकती है अगर वह डेटा किसी अमेरिकी कंपनी के सर्वर या सिस्टम से जुड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूरोप का डेटा पेरिस या बर्लिन में भी रखा हो तब भी अमेरिका उस तक पहुंच बना सकता है। यूरोप के लिए यह एक बड़ा खतरा बन गया। यूरोपीय नेताओं को लगा कि अगर कल को अमेरिका से राजनीतिक मतभेद बढ़े तो उनकी सरकारें, कंपनियां और नागरिक डिजिटल रूप से कमजोर हो सकते हैं। इसी वजह से यूरोपीय यूनियन ने अब सिर्फ रेगुलेशन बनाने की बजाय सिस्टम बदलने का फैसला किया है। यूरोपीय संसद ने अमेरिकी टेक कंपनियों के खिलाफ कड़े प्रस्ताव पास किए हैं। साथ ही एक बड़ा प्लान शुरू किया गया है जिसे यूरोस्टेक कहा जा रहा है। इसका सीधा मतलब है चिप से लेकर सर्वर तक, क्लाउड से लेकर एआई तक सब कुछ यूरोप के अंदर और यूरोप के कंट्रोल में। यूरोस्टेक का मकसद है कि आने वाले वर्षों में यूरोप अमेरिकी क्लाउड और सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करे। अगर ये योजना सफल होती है तो सिलिकॉन वैली की कंपनियों को अरबों डॉलर के सरकारी और कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स का नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इस कदम से सबसे ज्यादा परेशान है। ये सिर्फ टेक कंपनियों की लड़ाई नहीं है बल्कि सत्ता की लड़ाई है। आज की दुनिया में जिसके पास डेटा का कंट्रोल है वही असली ताकतवर है। यूरोप अब ये ताकत किसी और के हाथ में नहीं छोड़ना चाहता। यूरोप की ये चाल दुनिया को एक साफ संदेश देती है कि अब देश आंख बंद करके किसी सुपर पावर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। दोस्ती अपनी जगह है लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में ही होना जरूरी है। आने वाले समय में जब डिजिटल सिस्टम और एआई की भूमिका और बढ़ेगी तब यूरोप का ये फैसला इतिहास का एक बड़ा मोड़ माना जा सकता है। ये तय है कि अमेरिका और यूरोप के रिश्ते अब वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे, क्योंकि डिजिटल आजादी की कीमत बहुत बड़ी होती है। क्या भारत को भी इस तरह का फैसला यूरोपीय यूनियन से सीख लेकर लेना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत की मिसाइल की, जिसकी तारीफ फिलीपींस कर रहा है। दरअसल फिलीपींस के रक्षा विश्लेषक ग्रेबियल जोएल ने कहा है कि जिस तरह से चीन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रोकने के लिए लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल तैनात की थी ताकि दुश्मन के बड़े जहाज खतरे में रहे, भारत के मामले में ये काम लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRASHM करेगी। ये मिसाइल जमीन से लॉन्च की जा सकेगी और समुद्र में मौजूद दुश्मन के बड़े जहाजों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से निशाना बना सकती है। इसका मतलब यह है कि अब भारत को सिर्फ अपने जहाजों और लड़ाकू विमानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस रणनीति का फायदा साफ है। अगर कोई दुश्मन देश अपने एयरक्राफ्ट कैरियर या युद्धपोत भारत के नजदीक लाने की कोशिश करता है तो उसे पहले से पता होगा कि उसे जमीन से दागी गई मिसाइलों का खतरा है। इससे दुश्मन की सोच बदलती है और वह जोखिम लेने से बचता है। इससे भारतीय नौसेना और वायुसेना को भी फायदा मिलेगा। जब समुद्र के बड़े हिस्से पर भारत की मिसाइलों की पकड़ होगी तो अपने जहाज और विमान ज्यादा सुरक्षित माहौल में काम कर पाएंगे। इसे एक तरह की सुरक्षा की छत कहा जा सकता है जिसके नीचे भारत की ताकत आराम से काम कर सकेगी।
इसका असर दुश्मन पर दबाव डालने वाला होगा। अब अगर कोई हॉस्टाइल फ्लीट भारत की तरफ बढ़ेगी तो उसे सिर्फ नौसेना से ही नहीं बल्कि एक ऐसे मिसाइल नेटवर्क से भी निपटना होगा जो छुपा हुआ होगा, अलग अलग जगह फैला होगा और जिसे खत्म करना आसान नहीं होगा। हालांकि इस बदलाव का जवाब भी आ सकता है। चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सुरक्षा को और मजबूत कर सकता है। इंडियन ओशियन में नए ठिकाने बनाए जा सकते हैं ताकि जहाजों को फैलाकर रखा जाए। यहां तक कि पाकिस्तान को और आधुनिक हथियार दिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है और ये सब भारत की इस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की वजह से है। फिर भी इस पूरी रणनीति का मकसद लड़ाई नहीं बल्कि रोकथाम है। जब दुश्मन को ये एहसास हो जाए कि भारत के पास इतनी दूर से मार करने की ताकत है तो वह भारत के आसपास सैन्य कार्रवाई करने से पहले कई बार सोचेगा। भारत को हर जहाज के बदले जहाज उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें सावधानी भी जरूरी है। इंडियन ओशियन कोई खाली इलाका नहीं है, यहाँ कई देश मौजूद है, परमाणु ताकतें भी है और राजनीतिक तनाव भी रहता है। अगर इस हथियार का इस्तेमाल या तैनाती सही तरीके से नहीं समझाई गई तो गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। साफ है, इस समय भारत की मिसाइल इतनी घातक हो गई है कि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट इस पर रिपोर्ट पब्लिक कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को भी अमेरिकी एप्स वगैरह पर सख्त रेगुलेशन लाने की जरूरत है या फिर हमें अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।